नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास, सबसे चर्चित शो मित्र देश। आज की खबर, आज की कहानी भारत और रूस के बीच एक ऐसे ऐलान की है जो सुनने में तो एक आर्थिक अवसर लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए हैं कई सवाल, कई परतें और शायद कुछ खतरे भी। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हां, 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में मजदूरों की भारी कमी हो चुकी है। अब पुतिन सरकार भारत की ओर देख रही है, लेकिन क्या ये दोस्ती है या फिर मजबूरी, और भारतीय मजदूरों की सुरक्षा का क्या? आइए इन सभी पहलुओं को खोलते हैं आज के विशेष एपिसोड में। सबसे पहले बात ऐलान की करते हैं तो रूस ने बड़ा ऐलान किया है और 10 लाख भारतीयों को नौकरी का ऑफर दिया है। यूराल चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रमुख हैं अंद्रेई बेसेदिन का एक बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने कह दिया है कि भारत के साथ एक समझौता होना है जिसमें 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाया जाएगा। स्वेदरलोवस्क जैसे औद्योगिक क्षेत्र में इसकी जरूरत है। ये वर्कर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में काम करेंगे। ये एकटेरिनबर्ग में एक नया भारतीय काउंसुलेट भी खोला जाएगा ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रूस को मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यूक्रेन युद्ध में हजारों रूसी युवा फौज में भर्ती हो चुके हैं और फैक्ट्रियों से दूर जा चुके हैं। ऐसे में भारत, श्रीलंका और उत्तर कोरिया जैसे देशों की तरफ रुख किया जा रहा है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब अमेरिका 7वें बेड़े के साथ पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था, रूस ने भारत को रक्षा कवच दिया था। S-400 डिफेंस सिस्टम से लेकर रूस भारत एनर्जी डील, ट्रेड डील, कोयले की डील, तेल की डील, चाबहार पोर्ट, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट, इन सब में रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सहयोगी है। लेकिन अब यह दोस्ती एक नए मोड़ पर है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम पर मानव संसाधन का एक्सपोर्ट क्या हो रहा, चलिए इसकी जानकारी भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन रूस में भाषा और संस्कृति का एक बड़ा अंतर है। भारतीय मजदूरों, भारतीय कामगारों को रूसी भाषा नहीं आती, जिससे उन्हें एडजस्ट करने में परेशानी तो होगी। इसके साथ ही साथ सामूल्य योद्ध ग्रुप ने मार्च में भारतीय मजदूरों को हायर किया, पर शुरुआती दिनों में सांस्कृतिक मतभेद और भाषा की दिक्कत आई। कुछ रूसी कंपनियां इन मजदूरों को कम सैलरी पर सीमित अधिकार देकर हायर कर रही हैं और इसकी खबरें हमने आपको कई बार दिखाई भी है। यह मानव अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है। लेकिन हाल ही में खबर आई कि रूस ने कुछ भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती कर दिया है, जिसकी वीडियो हमने आपको भारत तक पर दिखाई थी। उन्हें यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया। कई भारतीय युवाओं ने कह दिया कि हमें झूठ बोलकर रूस लाया गया और फिर जंग में झोंक दिया गया। भारत सरकार ने इस पर सख्त ऐतराज भी जताया था, जिसकी रिपोर्ट भी हमने भारत तक पर दिखाई थी। कुछ भारतीयों को वापस ला दिया गया था, लेकिन आज भी कई भारतीय रूसी सेना में हैं। चलिए अब जानते हैं भारत सरकार की भूमिका क्या होगी। क्या भारत सरकार इस डील पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी और क्या भारत यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी भारतीय जबरन फौज में भर्ती न किया जाए और इसके साथ ही साथ उन्हें मानवीय और कानूनी अधिकार मिले। भाषा, ट्रांसलेशन, मेडिकल, लीगल सहायता के लिए स्पेशल टीम्स तैनात हो। दरअसल अमेरिका हो या यूरोप हो, सभी चाहते हैं कि रूस पूरी तरह से अलग थलग हो जाए और अगर भारत 10 लाख मजदूर रूस भेज देता है तो वेस्टर्न डिप्लोमेसी में तनाव बढ़ जाएगा, अमेरिका की नींद उड़ जाएगी और यूरोप भी हैरान रह जाएगा। कहीं ना कहीं यह फैसला अब ग्लोबल साउथ की एकजुटता का प्रतीक बन जाएगा और भारत को जियोपॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा, यह भी हम आपको बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भारत के लिए यह डील महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पास बेरोजगार युवाओं की बड़ी फौज है। अगर सही सुरक्षा और डिप्लोमेटिक संरचना के तहत यह डील हो जाती है तो भारत का रोजगार संकट हल हो सकता है। लेकिन रूस को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीयों को फौज में शामिल न किया जाए। भारत को विदेशी मुद्रा यानी कि रेमिटेंस में बढ़त मिल जाएगी इस फैसले के बाद, अगर भारत ये मान लेता है। भारत की सॉफ्ट पावर भी रूस में बढ़ जाएगी। रूसी अधिकारियों और भारतीय दूतावास के अनुसार रूस में लगभग
14,000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें स्टूडेंट, बिजनेस के लोग और प्रोफेशनल शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 4,500 भारतीय छात्र मेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज में नामांकित हैं, लेकिन श्रमिकों की संख्या कहीं ज्यादा है। सेबर बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रूस में लगभग लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन, गारमेंट, कृषि, माइनिंग और आईटी जैसे क्षेत्रों में श्रमिक शामिल हैं। जैसे जैसे रूस में श्रम कमी बढ़ रही है, वहां भारतीयों की मांग बढ़ती जा रही है। अब रूस भारत को ऑफर तो दे रहा है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि रूस में भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? तो सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार यानी मोदी सरकार की भूमिका की। तो केंद्र और राज्य सरकारें भारत से किसी भी देश में कार्य के लिए जाने वाले लोगों को चेतावनी देती ही रहती है। विशेष रूप से बाहर के एजेंटों के जाल से बचने का निर्देश देती है और विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए हस्तक्षेप करता है अगर किसी भारतीय की जिंदगी को खतरा हो। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि जब कुछ भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती कराया गया था, तब रूसी सरकार की स्थिति के बारे में बात करें तो सरकारी भर्ती जरूरतों के लिए भारतीयों को सिक्योरिटी हेल्पर्स या गैर युद्ध स्तरीय कार्य के लिए लेता है। पर 2023-24 में खेल पलट गया। 2023-24 में लगभग 100 से 200 भारतीयों ने दावा ठोक दिया कि उन्हें धोखे से सक्रिय युद्ध भूमि में भेज दिया गया, यानी यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। वैसे न तो भारत सरकार और न ही रूस की सरकार इसे पूरी तरह से मानती है, लेकिन भारत सरकार ने मांग की है कि रूसी सेना में भर्ती भारतीयों को वापस भेज दिया जाए। इनमें से अधिकांश को डिस्चार्ज कर भारत भी लाया गया है। रूस का आधिकारिक दावा है कि भर्ती स्वेच्छापूर्ण थी, लेकिन भारतीयों और ट्रैफिकिंग एजेंटों के अनुभव इसे खंडित कर देते हैं। हालात यह है कि तकरीबन 126 भारतीयों ने रूस में भर्ती होकर संघर्ष सेवा की। इनमें से 12 से 16 की मौत भी हो गई और 96 को छोड़ा गया यानी डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ घायल हो गए और कुछ अब भी भर्ती हैं। दिसंबर 2024 तक 19 भारतीय रूसी सेना में थे, जो रिपोर्ट हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जबकि कुछ रिपोर्टों की संख्या 69 यानी 69 तक गई। ऐसे में अब बात करते हैं दुनिया में भारतीयों की संख्या और स्थितियों के बारे में। यूएई में लगभग 4 मिलियन भारतीय, दुबई में 2 मिलियन, आबू धाबी में 0.8 मिलियन, सऊदी अरब में 2.6 मिलियन, ओमान में 1.38 मिलियन, कुवैत में 1.15 मिलियन, कतर में 0.69 मिलियन, बहरीन में 0.33 मिलियन लोग हैं जो काम करते हैं वहां जाकर, भारत के लोग हैं। यह क्षेत्र भारतीयों के लिए एक प्रमुख गंतव्य माना जा सकता है, खासतौर से कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर में। अब बात करते हैं अपने दूसरे जिगरी यार यानी कि इजराइल की। तो करीब 20,000 भारतीय गैर यहूदी श्रमिक यानी कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मई 2023 की रिपोर्ट की माने तो मई 2023 में 42,000 भारतीयों के लिए एक समझौता हुआ और युद्ध के समय 1 लाख भारतीयों तक की भर्ती की योजना रही। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका में लगभग 4.5 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं। हालांकि इनमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और स्थायी निवासी भी शामिल हैं। अमेरिका H-1B वर्क वीजा धारकों में भारतीयों की एक बहुत बड़ी संख्या है। अब बात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की करें तो वहां पर भारतीय इमिग्रेशन बहुत अधिक है, क्योंकि ये देश स्थायी निवास और उच्च वेतन विकल्प दे देते हैं। यूरोप के देशों में जर्मनी, यूके, फ्रांस जैसे देशों में भी हजारों भारतीय प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। खैर, रूसी सरकार दावा करती है कि भर्ती स्वेच्छा और पारदर्शी रूप से होती है, पर वास्तविकता अभी भिन्न होती है। मध्य पूर्व की सरकारें जैसे यूएई, सऊदी में इनमें कामगारों के अधिकार पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी उन्हें बकाया स्वास्थ्य सुरक्षा, वापसी की सुविधा की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ रूस ने भारत को फिर से बुला लिया है, लेकिन इस बार फौजी हथियार नहीं, मानव संसाधन के लिए। दोस्ती जरूरी है, पर दोस्ती अंधी नहीं होनी चाहिए। भारत को तय करना होगा कि अपने लोगों की सुरक्षा और गरिमा के साथ कोई भी समझौता बिल्कुल ना हो, चाहे कोई भी मुल्क सामने खड़ा क्यों ना हो। मजदूरी के नाम पर कोई जंग न लड़ी जाए। रूस हमारा मित्र देश है, लेकिन मित्रता में भी ईमानदारी, पारदर्शिता और सम्मान होना चाहिए। अब कुल मिलाकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीयों को रूस जाना चाहिए? क्या भारत को रूस का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या भारत सरकार को मजदूरों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट कर
जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।